हेलो, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और होली निकट है। आज हम लोगों की क्लास आज लगी थी, कल से छुट्टी दी गई है 30 तारीख तक। 31 तारीख से क्लास फिर शुरू होगी। तो होली का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, वो भी चैनल में अवेलेबल है, उसको देखिएगा। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए, आज मैंने एक होली के उपलक्ष्य में एक छोटा सा टॉपिक बनाया है, भारत की जनगणना। भारत की जनगणना। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो या अदर वनडे एग्ज़ाम हो, व्यापम पटवारी, सब में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आपको मिलते हैं। तो इस टॉपिक में काफ़ी आंकड़े होते हैं, तो बच्चे लोग इस टॉपिक को या तो पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने में घबराते हैं या उनको तैयार नहीं होता है। तो आज मैं बहुत साधारण शब्दों में टिकों के माध्यम से ये टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं बहुत ही मोटे मोटे आंकड़े जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वही मैं आज लेने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, ये वीडियो हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक बता दिया हमने, भारत की जनगणना। तो बात होती है कि जनगणना कार्य जो है वो, जो हमारी जनगणना है, तो जनगणना का मतलब क्या होता है? तो जनगणना का मतलब होता है जन धन गणना, माने जनों की गणना। अब बात होती है विश्व स्तर पर। क्या विश्व स्तर पर जो है वो ये शब्द पहले से यूज हुआ है? तो देखते हैं कि रोम में, आपके रोम में जो है ये जनगणना जो है वो शब्द वहाँ पे यूज हुआ है और जनगणना वहाँ पे कराई भी गई है। तो वहाँ के जो शासक थे आपके रोम शासक टालियस। कौन थे? टालियस। ये छठवें राजा थे आपके क्रम में 6 इनका स्थान था। तो इन्होंने जो है जनगणना कराई थी वहाँ पे। और ये आपके ईसा पूर्व की बात है। ये आपके कहाँ की बात है? ईसा पूर्व की बात है। चलिए हम चलते हैं ईस्वी में। तो ईस्वी में दुनिया में अगर हम देखते हैं तो जनगणना का काम सबसे पहले कहाँ पे हुआ? वो हुआ आपका इंग्लैंड में। तो विश्व की जनगणना करवाने वाला पहला देश कौन था आपका? तो वो था आपका इंग्लैंड। 1801 में 1801 में जो है वो इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में जो है वो जनगणना की जो है, आधुनिक जनगणना की जो है वो शुरुआत हुई। आधुनिक जनगणना की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और चलिए आगे चलते हैं। तो भारत में अगर देखते हैं तो भारत में जो है वो मौर्य वंश सुना होगा आपने, इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में है। तो मौर्य वंश में प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे जो है जनगणना का कार्य होता था। और इसका प्रमाण, मुख्य प्रमाण जो है वो मौर्य वंश के दौरान जो हमारे प्रसिद्ध हैं कौटिल्य, इनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है वो जनगणना संबंधी बातें लिखी गई हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मौर्य वंश में भी जो है वो जनगणना संबंधी कार्य होते थे। अब हम चलिए भारत की ओर चलते हैं। तो आज़ादी से पहले जनगणना को हम 2 भागों में बांटते हैं, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, माने 15 अगस्त 1947 के पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद। तो आज़ादी के पहले क्या था? तो आज़ादी के पहले देखते हैं हम, आज़ादी के पहले जनगणना का क्या जानकारी थी? आज़ादी के पहले, ठीक है, आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के पहले जो है जनगणना संबंधी कार्य जो है वो एक प्रमाण मिलता है 1830 में। 1830 में जब ढाका नगर में जो है वो, ढाका नगर जब भारत में था, अब तो वर्तमान में बांग्लादेश है और बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो ढाका में जो है वो आपके एक अधिकारी थे आपके हेनरी वाल्टर। कौन थे? हेनरी वाल्टर। इन्होंने जो है वो जनगणना करवाई थी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वह पहला नगर जहाँ पे जनगणना हुई थी वो कौन था? आपका ढाका था। चलिए उसके आगे चलते हैं। तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत की
प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई? तो भारत की प्रथम जनगणना जो है वो 1872 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1872 में। ठीक है, तो भारत की प्रथम जनगणना प्रथम कब हुई? 1872 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो। माने लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है वो भारत की पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई। लेकिन ये जनगणना जो है पूर्ण नहीं थी, इसको आंशिक जनगणना भी कहा जाता है। आंशिक जनगणना भी इसको जो है वो कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना हुई 1881 में। कब हुई? 1881 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो है वो रिपन थे। कौन थे? रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं भाई, रेगुलर जनगणना माने कि 10 वर्ष के अंतराल में अब जनगणना होने का फैसला किया गया था, और पहली जनगणना 1881 में हुई थी। इसलिए भारत की प्रथम रेगुलर जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। तो रेगुलर, तो रा से रेगुलर, रा से रिपन। तो इस तरह से हमको गवर्नर जनरल का नाम हम याद रख सकते हैं, रा से रेगुलर, रा से रिपन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो जनगणना हुई 1951 में। तो एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई? तो कब हुई? 1951 में। इसको याद रखिएगा, 1951 में। स्वाभाविक है, 1881 के बाद 1891 इस तरह चलता रहा, तो अगला ईयर आपका 51 ही आएगा। और भारत आज़ाद हुआ है 1947 में। 1947 में, तो 47 के बाद आपका 51 आता है। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की जो है वो पहली जनगणना हुई। और आगे चलते हैं कि जनगणना संबंधी जो कानून है वो मुख्य रूप से आपका 1948 में बना, और 1990 में इसमें कुछ जो है मूलभूत परिवर्तन किए गए। तो इन्हीं कानूनों के तहत जो है वो जनगणना का कार्य जो है वो किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आप आता है कि जनगणना इतिहास में महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना इतिहास में महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष या रेखा किसे कहा जाता है? तो वो है आपका 1921। 1921। ऐसा क्यों? तो हमको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि 1921 की जो जनगणना हुई थी, तो पहली बार जो है वो जनसंख्या में कमी पाई गई थी। क्या हुआ था? जनसंख्या दर जो है वो ऋणात्मक थी। तो उसके बाद फिर ऐसा कोई घटना नहीं घटी, निरंतर जनसंख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं रही। इसलिए 1921 की जनगणना को जो है वो भारतीय जनगणना के इतिहास में महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। एक आपका लघु विभाजक शब्द भी आता है कि जनगणना इतिहास में लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष। तो कब कहा जाता है? 1951 को, 1951 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जनगणना संबंधी प्रावधान है? ये क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो जनगणना, या संविधान में जनगणना संबंधी प्रावधान जो है वो कहाँ पर हैं? तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 246 में जो है वो जनगणना शब्द का उल्लेख किया गया है। और जनगणना का दायित्व जो है किसका है? संघ सरकार का, अर्थात केंद्र सरकार का काम जो है वो जनगणना करवाना है। और हमारी 7वीं अनुसूची भी है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसकी संघ सूची में, इसकी संघ सूची में, कौन सी सूची में? संघ सूची में जो है 69 क्रमांक का सब्जेक्ट जो दिया गया है, विषय दिया गया है, वो आपका जनगणना ही है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, 69 में जो है वो
क्रमांक है इसका, है ना। संघ सूची में जो सब्जेक्ट है उसमें क्रम संख्या जो है आपका 64 में जो है जनगणना शब्द दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना का मुख्य दायित्व किसका है, तो आपका किसका है, केंद्र सरकार का है। और जनगणना कराने का मुख्य दायित्व जो है वो अगर हम देखा जाए तो विभाग में, तो केंद्र सरकार का जो गृह विभाग है उसके अंतर्गत आता है। और इसमें जनगणना कराने संबंधी पूरा जिम्मेदारी लेने के लिए जो है वो एक पद बनाया गया है, वो है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। क्या नाम है, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये सर्वोच्च पद होता है जिसका मुख्य दायित्व जो है वो भारत में जनगणना कराना होता है, और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो इसी के हाथ में होता है। और अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम जनगणना आयुक्त जो है कौन थे, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इसको मिटा दें थोड़ा सा, यहाँ पे जगह बन जाए लिखने के लिए। तो ये आपकी जो है वो स्वाभाविक है, उस समय भारत गुलाम था, उसमें शासन किसका था, अंग्रेजों का था। तो वो कौन थे आपके, तो उनका नाम था हेनरी प्लाडेन। क्या नाम था, हेनरी प्लाडेन। तो ये आपके जो है वो पहले महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त थे, है ना। और आगे देखते हैं, तो वर्तमान में कौन है, पूछ सकता है, यहाँ पूछा गया एग्जाम में कि वर्तमान में इस पद पर कौन है, वर्तमान में इस पद पर कौन है। तो इस पद पर हैं अपने विवेक, कौन है, विवेक जोशी। कौन है, विवेक जोशी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो आगे आपका 2011 की जनगणना जो है वो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2011 की जो जनगणना हुई है, अभी नवीनतम जनगणना कौन सी है आपकी, 2021 में होनी है, और 2011 की अपनी जो है जनगणना है, जो आंकड़े अपने लिए महत्वपूर्ण हैं। तो 2011 की जनगणना जो है वो, है ना, 2011 की जनगणना तो भारत की किस क्रम की कहलाएगी है, भारत की जो है वो, भारत की किस क्रम की है, 15वीं है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की किस क्रम की है, 7वीं। इसको याद रखिएगा। 2000 की जनगणना है वो, अगर कुल क्रम देखा जाए तो 1881 से हम कुछ जोड़ ऐड करते हैं, क्योंकि प्रथम रेगुलर जनगणना 1881 में हुई थी। 1872 की जनगणना जो है वो उसको आंशिक जनगणना कहा जाता है, जनगणना में उसका जो है वो उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो 1881 में हुई थी, तो 1881 के हिसाब से अगर क्रम देखा जाए तो ये 15वां क्रम आता है। और 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। तो 1951 से गिनेंगे, अगर 1951 से गिनते हैं तो 2011 जनगणना जो है वो किस क्रम की जनगणना है, आपकी 7वीं जनगणना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कौन सी क्रम की जनगणना है, ये मध्य प्रदेश की कौन सी क्रम की जनगणना है, तो मध्य प्रदेश की जो है वो ये 6वीं जनगणना है, मध्य प्रदेश की 6वीं। ये आपकी एमपी जी की में आ सकता है, मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है ना। इसको भी हमने बता दिया, दिमाग में था तो बता दिया, नहीं होता तो नहीं बता पाता, है ना। था, अच्छी बात है, आप लोगों को फायदा हो जाएगा। और इसी में एक रिलेटिव आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, विश्व, क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो क्या मनाया, जनसंख्या, जा से जनसंख्या, जा से जुलाई। तो ये तो आपको याद हो गया कि जुलाई माह में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 11, अगर 1 और 1 हम इस तरह लिखें तो कितना होता है, 2 होता है। लेकिन अगर हम ये निशान मिटा दें और दोनों को जो है वो पास में कर दें, ये हमने पास में कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, 11, माने 2 से बहुत ज़्यादा। जिस तरह से हमारी जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे ये 11 भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे बना लें कि 11 है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और चलिए आगे चलते हैं कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये जनसंख्या का अध्ययन जो है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में क्वेश्चन ये आपका आया था, ये
तो जनसंख्या के अध्ययन को की करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। इसको याद रखिएगा। क्या है इसमें? जनसंख्या के अध्ययन करने वाली शाखा, जनसंख्या का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि भारत में प्रथम बार जातिगत जनगणना कब हुई, या भारत में प्रथम बार जातिगत जनगणना की शुरुआत जो है वो कब से हुई? तो आपका सन है 1921 की जनगणना से। 1921 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की पहली जो है वो कैसी थी? जातिगत जनगणना हुई थी। इसका काफ़ी विरोध भी किया गया था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इससे जातिवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन सरकार का ये कहना था कि भारत में जाति जो है वो एक सच्चाई है और कुछ जातियां ऐसी हैं जो काफ़ी गरीब हैं, तो उनके लिए जो विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो उसमें जो है ये जातिगत जनगणना के आंकड़े काफ़ी सहायक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 1951 में जन वृद्धि दर अधिकतम रही, इसलिए हम उसको विभाजक वर्ष कहते हैं ना। एक था ना आपका कि लघु विभाजक वर्ष, पढ़ाया था अभी हमने आपको। लघु विभाजक वर्ष किसे कैसे कहते हैं? 1951 को, है ना। तो इसमें क्या खासियत थी? तो 1951 में जो है वो क्या हुआ था? जन वृद्धि दर जो है वो अधिकतम रही, है ना। जन वृद्धि दर जो है वो अधिकतम रही, इसलिए जो है वो इसको जनगणना के इतिहास में जो है वो लघु विभाजक और महाविभाजक 1921 को। और एक क्वेश्चन आपका ये परीक्षा में आ सकता है कि भारत की प्रथम पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई? क्या है? पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना। पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई? जनगणना कब हुई? तो कब हुई ये सन पूछ सकता है। तो बहुत सिंपल सन है 2001। माने कि जो हमारी जनगणना जो 2011 में हुई है वर्तमान जनगणना, तो उससे पिछले वाली जनगणना को जो है वो पूर्णतः कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर का पूर्णतः इसमें जो है वो सहयोग लिया, अब तो लिया जा रहा है। तो ये पहला था, है ना। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, जैसे कि जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य। जनगणना 2011 के क्या है प्रमुख तथ्य, कौन कौन से हैं? इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो चलिए उसको हम लिखते हैं। जनगणना 2011। जनगणना 2011 जनगणना 2011 प्रमुख तथ्य जो एग्जाम में आते हैं, प्रमुख तथ्य, मैं सिर्फ उन्हीं तथ्यों को ले रहा हूं जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो जैसे कि जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न सम्मिलित किए गए? तो कुल प्रश्न सम्मिलित किए गए 29 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। जो जनगणना कर्मचारी जाते थे तो प्रत्येक व्यक्ति से जो है वो 29 क्वेश्चन पूछे गए। और उस समय आपके महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? किसके निर्देशन में हुई? तो वो थे आपके चंद्रमौली। ये आपके उस समय जो है वो जनगणना आयुक्त थे। वर्तमान में तो आपके बताया हमने, वर्तमान में कौन है बता चुके हैं, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल जनसंख्या 2011 में, है ना। तो कितनी थी आपकी? 1,21 करोड़। इस तरह याद रखिए दिमाग में, तो रहता है याद। 1,21 करोड़, इतने में आपका काम चल जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपके एक विकल्प में 1,21 करोड़ होगा। इसके बाद के आंकड़े जो है वो कंफ्यूज नहीं करते हैं।
और एक क्वेश्चन आपका बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई बल्कि जनसंख्या में कमी आई। 2011 की जनगणना में एकमात्र ऐसा राज्य कौन था जिसमें जनसंख्या बढ़ी ही नहीं बल्कि क्या हुआ, जनसंख्या में कमी आई। तो वो है आपका नागालैंड। कौन है? नागालैंड, है ना। ये देखिए, ये नागालैंड है आपका, ये किनारे पड़ा हुआ है, ये पूर्वी राज्य है, तो नागालैंड है ना। ठीक है, तो अपन ये लगा लें कि वहाँ पे नागा लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, जिससे वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि उतनी नहीं होती है ना। तो नागाओं की संख्या के अधिकतर कारण से जो है नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब पूछता है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या आपका अगला क्वेश्चन है 10 की वृद्धि दर कितनी रही, है ना। 10 की वृद्धि दर, ये पूछा 10 की वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 के बीच जो है जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो कितने प्रतिशत बढ़ी? 17.7%। 17.7%। ये क्या है आपकी 10 की वृद्धि दर। क्या है? 10 की वृद्धि दर, मैंने 10 वर्षों में, है ना। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7 करोड़। और कितनी जनसंख्या बढ़ गई? तो लगभग जो है वो 14 करोड़ हमारी आबादी बढ़ गई 2011 के मुकाबले 2011 में, जो आपका प्रतिशत में देखें तो 17.7% था। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो वार्षिक वृद्धि दर भी पूछ लेता है कभी कभी। वार्षिक वृद्धि दर तो हम निकाल सकते हैं इससे, लेकिन हम स्वयं भी अलग दिमाग में रखें उसको, क्योंकि निकालने का टाइम नहीं होता है। तो वार्षिक वृद्धि दर जो है वार्षिक 1.64%। कितनी रही आपकी? 1.64%। ये क्या है आपकी वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। तो 10 की वृद्धि दर 17.7%, वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। 1.64%। अब कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत क्या था, है ना। ये एग्जाम पूछाता है। जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़। तो 1 अरब 21 करोड़ में जो है वो कितने लोग पुरुष थे और कितने लोग जो है वो महिलाएं थी? तो 62.31 करोड़। 62.31 करोड़ ये आपके पुरुष थे। ठीक है, पुरुषों की संख्या स्वाभाविक है, लिंग अनुपात हमारा जो है वो प्रतिकूल है, तो पुरुष अधिक हैं। और महिलाओं की संख्या थी आपकी 58.47। कितनी थी? 58.47%। वो परसेंट नहीं, करोड़। तो कह सकते हैं कि 58.5 करोड़ जो है वो महिलाएं थी, और लगभग 62 करोड़ जो है वो क्या थे? पुरुष थे। अब कभी कभी प्रतिशत पूछ लेता है, तो प्रतिशत 51.47। पुरुष प्रतिशत कितना? 51.47। मतलब कुल जनसंख्या को अगर हम 100 मान लें तो उसमें 51.47 माने कि लगभग 51.5% जो है वो पुरुष हैं, और शेष अगर हम 100 से घटा देंगे तो 48.53% है ना। ये क्या है? कुल महिलाएं हैं। माने अगर हम कुल जनसंख्या में कह सकते हैं कि 51.47% पुरुष हैं और 48.53% क्या हैं? महिलाएं हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पूछा गया है, हमसे बनता भी होगा, आप लोग बोल भी रहे होंगे। कौन है? उत्तर प्रदेश। बहुत सही है ना। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं होता, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज 20 करोड़ से अधिक हो रही है ना। और उस समय ही जो है जनसंख्या उसकी 16 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी थी। 2011 की जनगणना में जो है यूपी जनसंख्या 16 करोड़ थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2000 आपकी जनगणना में 11 जनगणना सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट या राज्य
कौन है? यूपी है। ठीक है, उस समय यहाँ की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ थी, अब तो 20 से भी ज़्यादा हो रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कभी कभी 3 स्टेट पूछ देता है, तो वो क्या है? महाराष्ट्र और बिहार। तो पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान आपका बिहार का है। मानिए अधिक जनसंख्या वाले नगर है ना। सबसे पहला स्थान सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र में, तीसरा स्थान जो है वो बिहार में है। तो इसकी कोडिंग एक स्टेट तो हमको याद रहता है, लेकिन ये स्टेट हमको भूलते हैं, महाराष्ट्र बिहार हमको भूलते हैं, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे जब आंकड़े हो जाते हैं तो ये हमको कंफ्यूज करने लगते हैं। तो इसकी कोडिंग बनाते हैं एक उई माँ बचाओ, है ना। तो कहते हैं कि संकट के समय या तो भगवान याद आते हैं या माँ याद आती है। क्या? या तो भगवान याद आते हैं या माँ आती है। तो माँ हमारे करीब होती है, बचा भी सकती है। तो अगर कोई हमको अचानक आके पिटाई शुरू कर दे तो हम क्या बोलेंगे? उई माँ बचाओ। क्या बोलेंगे? उई माँ बचाओ। तो इस तरह से ऊ से आपका बन गया उत्तर प्रदेश, माँ से आपका बन गया महाराष्ट्र और बचाओ से बा से बन गया आपका बिहार। तो ये ट्रिक आपकी जो है वो ट्रिक है, ये कुछ समय तक इस ट्रिक का उपयोग करिए, फिर ये तैयार हो जाए ट्रिक हटा दीजिए। ट्रिक को हटा देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रिकों की संख्या फिर वो बहुत परेशान करने लगती है। तो ट्रिक बना उई माँ बचाओ, तो यू से यूपी, महाराष्ट्र और बचाओ से बिहार। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य इसमें हम नक्शे में दिखा दें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश आपका ये है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका ये है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये देखिए 2 रास्ते बिल्कुल आपस में लगे हुए हैं, है ना। और यहाँ पे आपका एमपी से लगा हुआ ये दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है। तो वैसे ही महान है, जनसंख्या भी महान है। तो इस तरह आप दिमाग में इसको रखिए। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है ना, स्टेट कौन है आपका? सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। तो अगर सिंगल पूछता है तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आराम से आ जाता है, लेकिन जब क्या करता है कि 3 स्टेटों को पूछ लेता है कि 3 राज्य बताइए क्रमशः घटते क्रम में, ये सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहला सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है। और अन्य राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ कहाँ नक्शे में है? तो सिक्किम तो आपका ये है, देखिए ये सिक्किम है ये। और मिजोरम माने पूर्वोत्तर राज्य है, ये अपने दिमाग में बना लें कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य जो है वो पूर्वोत्तर में ये 7 स्टेट आते हैं। इनको 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सिक्किम है, फिर आपका दूसरा स्टेट कौन सा है? मिजोरम है। तो ये रहा आपका मिजोरम, ये मिजोरम है आपका। और तीसरा कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका ये है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लें कि पूर्वोत्तर राज्य है। अगर यहाँ कहीं कोई राज्य देता है तो अपन समझ जाएं कि ये नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो पहली कोडिंग तो यही है आपकी। और इसकी भी कोडिंग बना सकते हैं हम। तो शिमला मिर्च हमको अच्छी लगती है। कौन सी? शिमला मिर्च देखा होगा आपने, चाउमीन वगैरह तो शिमला मिर्च के बिना बनते ही नहीं है। तो शिमला मिर्च अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, मज़ा आता है, चाउमीन खाइए, है ना। तो शिमला से बना लिया क्या आपने? सिक्किम, मिर्च से मिर्च और मी से मिजोरम और अच्छी आ से अरुणाचल प्रदेश। तो शिमला मिर्च अच्छी लगती है। इससे 3 स्टेट आ गया आपका, सिक्किम आ गया, मिजोरम आ गया और
अरुणाचल प्रदेश आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। ये सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछता है, सबसे बन जाता है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है आपका? कौन सा है? केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वो केरल है ना, केरल। तो अपन लिख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता माने पढ़ाई लिखाई है ना, साक्षरता वाले राज्य है ना, राज्य। तो हम क्या करेंगे, 3 राज्यों के लिए चल रहे हैं। पहला तो हमको मालूम है, पहला क्या आपका केरल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 स्टेट पूछे जाते हैं, तो कौन कौन सा हो गया आपका? केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। केरल, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो एक आपका ये राज्य है, केरल राज्य है, ये दक्षिण भारत का राज्य है। फिर आपका मिजोरम, तो मिजोरम आपका जो है वो कहाँ पे है? मिजोरम ये रहा आपका मिजोरम है ना, ये मिजोरम है, ये दूसरा स्थान है। और त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है। ये बीच में आपका बांग्लादेश घुसा हुआ है ना, बांग्लादेश घुसा हुआ है, बांग्लादेश। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, पूरा बांग्लादेश की है ये है ना। ये एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में खूब पूछा गया है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा 3 ओर से जो है वो किससे घिरी हुई है? बांग्लादेश से घिरी हुई हैं। तो सिंपल है, त्रि माने 3 ओर से, त्रिपुरा, त्रि माने 3 ओर से किससे घिरी हुई है? त्रिपुरा। तो इस तरह याद रहेगा। और इस तरह में आपको केरल, मिजोरम और त्रिपुरा, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा है ना, ये आपके सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं 3। चलिए अब चलिए न्यूनतम साक्षरता वाले, इसी में देखते हैं अपन। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हमारा बिहार, पड़ोसी राज्य है ना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार, फिर है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो बिहार आपका ये है, ये बिहार है आपका, ठीक है। कम साक्षर राज्य है बिहार। कम साक्षर लोग क्या करते हैं? बेवकूफ़ी कर देते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ी कर, तो हम थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ नहीं मानते। बिहार के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनके द्वारा निकाले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान ले कि हम सबसे भाई निरक्षर व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ी करने वाला व्यक्ति, तो उससे हम बना लें बिहार। निरक्षर सबसे अधिक कहाँ पे है? बिहार में। फिर हम अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका ये रहा और राजस्थान आपका जो है ये रहा। तो राजस्थान जो है वो प्रथाओं से घिरा हुआ एक स्टेट है, ठीक है। प्रथाओं से घिरा हुआ स्टेट है, पर्दा प्रथा वहाँ पे काफ़ी मात्रा में है। तो इसके कारण से लोग जो है शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं है। खासतौर से महिला शिक्षा जो है यहाँ पे सबसे कम। अभी पढ़ाएंगे हम कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका, तो राजस्थान आता है ना, सब बताएंगे अभी। चलिए न्यूनतम साक्षरता हो गया। अब चलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना, तो 2011 में जो गणना हुई थी उसमें सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस जिले में पाई गई थी, है ना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कठिन क्वेश्चन माना जाएगा, जनरली बनेगा नहीं। तो क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है आपका ठाणे। नाम सुना होगा आपने, है ना, ठाणे। ये आपके महाराष्ट्र में है। इस राज्य में है ये? महाराष्ट्र में है। नक्शा भी बना रखा हमने, तो नक्शा में ठाणे आपका ये दिख रहा है ना, ये महाराष्ट्र है आपका, ये महाराष्ट्र स्टेट है, ऐसा लगा हुआ है ये। यहाँ पे जो है ठाणे है। और ठाणे हमको याद भी है क्योंकि बम्बई से ठाणे के बीच में जो है हमारी 1853 में जो है वो पहली रेलगाड़ी चली थी।
वही ठाणे है, ये है ना, वही ठाणे। तो ठाणे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? ठाणे है। अब चलिए क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला है ना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, वाला जिला कौन सा है आपका? तो ये रहा आपका, है ना, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में है ना। कौन है? दिबांग जिला। कौन सा है? दिबांग, दिबांग जिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये। और साक्षरता कितने परसेंट है ना, साक्षरता पूछा गया आंकड़ा कि भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो कितने परसेंट लोग जो है वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं ना, अपना नाम पढ़ सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। शिक्षित और साक्षरता में अंतर होता है ना, तो यहाँ पे ध्यान रख लें हम कि शिक्षित होना नहीं, बात नहीं हो रही यहाँ पे साक्षर माने कोई व्यक्ति जो है वो अपना नाम लिख पढ़ सकता है, तो वो कहलाएगा आपका साक्षरता। तो साक्षरता कितने परसेंट है? कुल 47%। साक्षरता कितनी है? 47% कुल साक्षरता है। अब इसमें हम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता देखेंगे पुस्तक एग्जाम में कि इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है परसेंट में, है ना, किसमें? प्रतिशत में। तो पुरुष साक्षरता है आपकी 82.14%, 82.14%। ठीक है, स्वाभाविक है महिलाएं कम साक्षर होंगी, तो महिलाएं हैं आपकी 65.46, 65.46%। ये जो है वो महिलाएं हैं, ये आपके पुरुष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य, तो वो है आपका बिहार। कौन है? बिहार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला, वो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य तो बिहार है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य तो बदल जाएगा राजस्थान। इसकी थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि राजस्थान में जो है वो काफ़ी पर्दा प्रथा है ना, और महिलाओं को जो है पढ़ाने के पक्ष में वहाँ पे माहौल ही नहीं है। अब तो धीरे धीरे माहौल बढ़ रहा है, राजस्थान की महिलाएं जो हैं वो निरंतर आगे आ रही हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि राजस्थान में जो है वो पर्दा प्रथा के कारण से एक परंपरा ही चल निकली है कि महिलाएं पढ़ के करेंगी क्या, है ना, लेकिन अब ये अवधारणा जो है वो टूट रही है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, नक्शा हमने बनाया है उसको आप देख लीजिएगा, इसका स्केच भी कर लीजिए, फोटो बहुत सुंदर नक्शा है। ये आपके जनगणना संबंधी जो कुछ राज्य हैं उन्हीं को हमने इसमें दिखाने का प्रयास किया। चलिए अब चलते हैं अपन जनसंख्या घनत्व। कभी कभी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर ही नहीं करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, हम जो आंसर देते हैं वो गलत आता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व ये हम समझ लें तो कभी गलती नहीं करेंगे। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व तो 1 वर्ग किलोमीटर, तो क्या सूत्र है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी संख्या कुल योग है ना, तो वो कहलाता है आपका जनसंख्या घनत्व। ठीक है, समझ गए आप कि 1 वर्ग किलोमीटर है ना, 1 वर्ग पूरा वर्ग बनेगा इस तरह से, ये है ना, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। तो ये आपका इसमें जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उन व्यक्तियों को हम जोड़ देंगे तो वो निकल आएगा, घनत्व निकल आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, तो यहां देख रहे हैं सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो है आपका बिहार। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान बताना चाहेंगे हम कि 2001 की जनगणना में जो है पश्चिम बंगाल का पहला स्थान था, लेकिन 2011 में जो है वो क्या हुआ कि बिहार से जो है वो झारखंड बट गया, बिहार से झारखंड एक अलग स्टेट बन गया, तो एक घना वाला हिस्सा जो है वो बिहार में आ गया। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे हो गया? बिहार का हो गया। दूसरा स्थान आज भी जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का ही है, ठीक है। तो पहला ये और दूसरा ये, पहले ये हुआ करता था आपका 2001 में जो है वो पश्चिम बंगाल हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम है ना, न्यूनतम जनसंख्या है ना, न्यूनतम कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बिल्कुल ये लगा हुआ ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आपका अरुणाचल, यहाँ से घुसा हुआ है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो पहाड़ी एरिया है, बनी एरिया है, और ऐसे एरिया में जो है लोग बाग रहना स्वाभाविक है, कम पसंद करते हैं। तो इसके कारण से जो है वो जो आराम वाले हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो आराम वाले निकल गए, बचा क्या रह गया? अरुणाचल प्रदेश। तो आराम वाले हटा दिए जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जनसंख्या कम हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो जब जनसंख्या जब कम होगी तो उनका घनत्व भी जो है वो कम हो जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, हम जिले की बात कर रहे हैं ना, राज्य की बात की हमने, बिहार था सबसे कम, और आगे हम राज्य की बात कर रहे हैं जिले की। जिला कौन सा है जिसका घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? जिला कौन सा है जिसका घनत्व जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। तो कौन है आपका? दिल्ली का एक जिला है, दिल्ली भी बहुत जिलों में बटी हुई है, तो वो है आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली। दिल्ली का एक जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली, है ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा, है ना। एक दो बार अगर देख लेंगे आप तो जनगणना से आप घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। जनगणना से कभी घबराएंगे नहीं, ये आंकड़ेबाजी से भी नहीं घबराएंगे। मोटे मोटे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा बताया हमने? कौन सा जिला? उत्तर पूर्व दिल्ली जिला है, उसका नाम है उत्तर पूर्व दिल्ली। ये दिल्ली में एक ज़िले का नाम है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं लिंगानुपात की। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात देखते हैं अपन। लिंगानुपात कभी कभी पीएससी मेंस में पूछा गया था ये कि लिंगानुपात क्या है। तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, ये कहलाती है आपकी लिंगानुपात। माने 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो इसको बोलते हैं लिंगानुपात, है ना। तो भारत में कितना लिंगानुपात है? 943। मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943, 943 महिलाएं हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो वो है आपका केरल। दूसरा आपका तमिलनाडु। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा आपका? केरल। पहला आपका केरल, और दूसरा आपका तमिलनाडु, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तो हमने बताया था कि 3-3 हम बता रहे हैं क्योंकि कभी क्वेश्चनों में जो है वो 3-3 भी आया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो केरल तो हमको बनता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी जो है वो यहाँ पे लिंगानुपात ठीक ठाक है।
लेकिन केरल में जो है वो कितना है, तो केरल कभी पूछ सकता है। तो केरल में जो है वो कितना है, तो 1084 महिलाएं हैं यहाँ पे। 1084 महिलाएं कितने हैं, 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर कितनी है, 1084 महिलाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात तो आपका कौन है, हरियाणा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य तो वो कौन सा है आपका, हरियाणा है। कौन सा है, हरियाणा है। हरियाणा है ना न्यूनतम, हरियाणा पहला राज्य है हरियाणा, इसको याद रखिएगा, बड़ा आना है ना हरियाणा। और यहाँ पे 879 बहुत कम है, 879 ये महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसको दिमाग में रखिएगा, हरियाणा 8, फिर घटाइएगा, 8 से कम होता है 7, और फिर 8 से एक अंक बढ़ा करके 9। इस तरह रखिए 8 में अपन को क्या करना है, एक घटाना है, तो एक घटाया तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर अपन को जो है वो 8 में जो है वो एक जोड़ना है। पहले एक घटाना है फिर एक जोड़ना है, तो हमारा हरियाणा का जो है वो जनसंख्या घनत्व निकल आता है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का था, उस समय तो था जम्मू कश्मीर आपका, वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो अब ये राज्य नहीं रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका तो दूसरा स्थान जो है न्यूनतम लिंग अनुपात में जम्मू कश्मीर का था, और तीसरा स्थान किसका था, तो तीसरा स्थान आपका था सिक्किम का। ये रहा आपका सिक्किम, ये जनसंख्या में जो कम है तो सिक्किम। कौन हो गया, पहला हरियाणा हो गया, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, और तीसरा आपका सिक्किम, तीसरा आपका सिक्किम। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात तो वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी तो ये आपका है ना दक्षिण में है आपका, ये पुदुचेरी, ये आपका पुदुचेरी, ये रहा दक्षिण में है ना पुदुचेरी। तो कोई ढूंढने में नहीं मिलता है ना, नीचे छुपा हुआ है, तो पुदुचेरी। तो ये जो है वो क्या है पुदुचेरी के मामले में कि सर्वाधिक लिंगानुपात का वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो जस्ट लगा लीजिए केरल के सामने है ये, है ना, ये केरल है आपका, ये केरल के सामने। तो आमने सामने पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, तो राज्य में केरल और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी। चलिए और आगे चलते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जहाँ पे तो वो है क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हो गया आपका, ये कौन हो गया, पुदुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका और केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीप। तो दमन द्वीप आपके ये 2 पार्ट में है, एक दमन है ये, और ये आपका द्वीप है, ये दमन ये द्वीप है। हमने दोनों को मिला दिया इस तरह से ना, यहाँ बीच में काटा था हमने इसको, ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं जनसंख्या पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो स्वाभाविक है दिल्ली है। दिल्ली तो सब लोग कोशिश करते हैं भाई दिल्ली राजधानी है, वहीं जाकर के बसें, हमको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, सड़कें ठीक होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होंगी, बच्चों की पढ़ाई ठीक होगी। तो दिल्ली में लोग भागते हैं दिल्ली की ओर, धीरे धीरे वहाँ के नागरिक बन जाते हैं, नागरिक क्या कह सकते हैं, वहाँ के निवासी बन जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश वो है आपका दिल्ली, ठीक है, स्वाभाविक है, दिमाग में रखे, आराम से रह जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम वाला है ना, न्यूनतम, न्यूनतम वो कौन है आपका, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप
समूह, ये देखिए ये पड़ा हुआ, ये है आपका, है ना, ये एरिया। तो स्वाभाविक है, द्वीप ही द्वीप हैं यहाँ पे, बहुत सारे द्वीप हैं। तो कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल तो गिना जाएगा द्वीप में। तो इसके कारण से जो है वो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो कैंसर शासित प्रदेश कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा आपका, ये रहा दिल्ली आपका, यहाँ है ना, दिल्ली है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा समय दीजिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य में कौन था, केरल, न्यूनतम बिहार। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला, अब हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, है ना, क्योंकि राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश ही पूछता है कि सर्वाधिक साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम साक्षर कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या, सर्वाधिक तो सर्वाधिक कौन है, सर्वाधिक है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। कोडिंग बना लें। साक्षरता, बात साक्षरता क्यों नहीं, दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है, 66 का आ रहा है। और लक्षद्वीप के भी दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखने के लिए हम इस तरह बना सकते हैं कि लक्षद्वीप माने कि सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, लक्षद्वीप। और न्यूनतम लक्षद्वीप आपका ये पड़ा हुआ, ये है, इसको देख लीजिए, लक्षद्वीप है ना, केरल के पास है। इसका भी असर है, केरल का असर है, ठीक है। इसलिए साक्षरता दे के यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिंगानुपात का असर है, लिंगानुपात है। तो अब आते हैं हम कि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका दादर एवं नगर हवेली, ये है आपका, है ना, ये दादर एवं नगर हवेली। तो ये सबसे कम है, क्या है, दादर एवं नगर हवेली। तो दा से दाऊ बोलते हैं ना, बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े सम्मानी हमारे लिए, उनको हम जो है बड़ा सम्मान देते हुए क्या बोलते हैं, दाऊ साहब, क्या बोलते हैं, दाऊ साहब। तो उसी दाऊ साहब से बना लीजिए भाई, दाऊ साहब हैं, पुराने हैं, स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, ये गए भी तो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, तो दाऊ साहब के नाम पे है दादर एवं नगर हवेली। तो ये सबसे कम साक्षर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और अगली जनगणना कब होगी, तो 2021 में। कुछ लड़के पूछते हैं सर चल रही है क्या, तो हमने कहा कि होगी 2021 में। अभी थोड़ा कोरोना के कारण से थोड़ा काम धाम ढीला पड़ा हुआ है। तो अगली जनगणना कब होगी, 2021 में। और ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है, ठीक है। और 2021 की जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की 8वीं और भारत की 16वीं जनगणना होगी, भारत की 16वीं जनगणना होगी। तो इस तरह से ये मेरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। बहुत दिन सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं, थोड़ा टफ हमको भी लगता था ये, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैंने इसको टिकों के माध्यम से कुछ सरल बनाने की कोशिश की है। मैं अपने प्रयासों में कहाँ तक सफल हुआ ये आपको आप मैसेज द्वारा बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करने से हमारा जो है वो उत्साह बढ़ता है और हम में सुधार भी होता है। तो विंध्य प्रदेश का नंबर 1 वन चैनल है आपका ये, और इसमें आप जुड़ने से जो है वो निरंतर आपको जो है वो इसमें क्लासें मिलती रहेंगी। आप चाहे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नीट है या नर्सिंग है, सिविल जज है या DPO है, या आपका IAS है, MPPSC है आपका,
या व्यापम या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप को इसमें पर्याप्त मटेरियल मिलता रहेगा। तो इसको आप शेयर भी करिए, लाइक तो कर ही सकते हैं। और होली बस आने ही वाली है, तो होली की बधाई। टीका भी लगाया हुआ हूँ। अभी बच्चे आए थे, ऑफिस में ही हूँ, क्लासरूम में ही हूँ मैं, तो बच्चों ने जो है वो टीका लगाया, तो मन हुआ कि चलो होली का त्यौहार है, रंग बिरंगा त्यौहार है, तो क्यों भी थोड़ा बहुत रंग बिरंगा क्यों ना दिखूं। तो मैं RK सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक बधाई लेता हूं और अंत में आपको हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।